Question number 7 में the length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. तो decreasing के लिए लिखेंगे dx dt is equal to -5 centimeter per minute. Length इस rate से change हो रही है and the width y is increasing. Width है वो increase हो रही है. उसका rate of change positive होगा 4 centimeter per minute. तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज बताइए और सेकंड पार्ट में पूछा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज बताइए dA dt और x 8 सेंटीमीटर एंड y 6 सेंटीमीटर. इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इनकी वैल्यूज बतानी है और ये भी x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पेरीमीटर का फार्मूला देखिए क्या होता है x और y के टर्म्स में. पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला ट्वाइस ऑफ x + 5. इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. तो x का डिफरेंशिएशन dx dt हो गया और y का डिफरेंशिएशन d/dt. दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. dx dt is -5 and dy/dt is 4. 2 * -1 ये -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट. फिर एरिया को देखिए. एरिया है x * y. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dA dt प्रोडक्ट रूल लगाइए इसमें. तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. x is 8 and dy/dt is 4. Then y is 6 and dx/dt is -5. तो dx/dt -5 के इक्वल हो जाएगा. तो दिस इज 32 - 30. 32 - 30 is 2 और एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आ जाएगा. क्लियर है बेटा? यस सर. नोट करिए. 10th क्वेश्चन में a ladder 5 meter long is leaning against the wall. ये जैसे वॉल है, ये ग्राउंड हो गया और एक लैडर इस पे लीन करती है. तो लैडर इस तरह से लगी हुई है. ये लैडर हो गया और लैडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर दी गई. जो 5 मीटर है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और लैडर की जो पोजीशन है वो AB है. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. ये जो bottom of the ladder है इसको पुल किया जाता है parallel to the ground. तो ग्राउंड के साथ साथ away from the wall. तो जब इसको पुल करेंगे तो OA जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा. जो इसकी स्पीड है वो x के चेंज होने की रेट होगी. तो इसको हम 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से पुल कर रहे हैं. तो ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है ये dx dt की वैल्यू है. x इसमें एक वेरिएबल डिस्टेंस होगी जो पुल करने के साथ साथ चेंज होगी. तो जिस स्पीड से आप बॉटम को पुल करेंगे ये जो x डिस्टेंस है वो उसी स्पीड से चेंज होगी. ठीक है. अब ये जो 5 मीटर लैडर की जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है. अगर आप इसको पुल करोगे तो ये जो एंड है ये वाला एंड नीचे आएगा और ये जो डिस्टेंस है टोटल y ये कम होगी. तो ये पूछा है कि उसने कि हाइट ऑन द वॉल किस रेट से डिक्रीज होगी. तो डिक्रीज का मतलब dy/dt की वैल्यू नेगेटिव होगी और इंस्टेंट दिया हुआ है when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. Foot of the ladder is 4 meter away from the wall. तो एक इंस्टेंट की वैल्यू दी हुई है कि x जो है वो 4 मीटर. तो ये क्वेश्चन का डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया. तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज यानी कि x का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और y का रेट ऑफ चेंज पूछा है. तो आप इस फिगर को देख के बताइए कि x और y में क्या रिलेशन बनता है. सर x² + y² = 25. ना तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस ट्रायंगल में. तो इन ट्रायंगल OAB पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. ये हो जाएगा x² + y² = 5².
ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dx dt, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy dt, और 5 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ से dy dt की वैल्यू निकालिए, तो y dy dt हो जाएगा माइनस x dx dt, तो dy dt की वैल्यू हो जाएगी माइनस x अपॉन y dx dt। ठीक है, तो dy dt आ गया माइनस x अपॉन y dx dt। अब देखिए हमें x की वैल्यू पता है और dx dt की वैल्यू भी पता है, ये y की वैल्यू नहीं पता, तो y की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x = 4 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 5 स्क्वायर है, तो y स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। माइनस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। तो अब इसमें सिर्फ x बचा है, x की वैल्यू डाल दीजिए और dx dt की वैल्यू डाल दीजिए, dy dt हो जाएगा, therefore dy dt is equal to x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं -4, और ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और dx dt की वैल्यू हो गई 2, तो ये 4 2 8 हो गया, और नीचे 25 माइनस 16 9 का टर्म हो गया 3, तो ये -8/3 आ गया। और y की यूनिट है सेंटीमीटर, सॉरी y की यूनिट क्या है, देखिए y की यूनिट कैसे निकलेगी, ये x जो है वो मीटर में है, ये भी मीटर में होगा, तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा, और dx dt की जो यूनिट रहेगी वही इसकी यूनिट रहेगी, तो dx dt की यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। dx dy dt की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे आपको आधा नंबर कट जाएगा, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3.5 मिलेगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा, उसने पूछा है हाउ फास्ट हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग, तो ये माइनस साइन तो उसने डिक्रीजिंग में ही ले लिया, तो इसका आंसर आप लिखोगे कि हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग, हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि उसने चेंजिंग का रेट नहीं पूछा, उसने डिक्रीज होने का रेट पूछा है, तो उसने माइनस साइन तो खुद ही बोल दिया कि डिक्रीज हो रही है, तो अगर आपने -8/3 लिखा तो ये कंसेप्चुअली गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये 11th में एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, ये जैसे कोई कर्व है, इसकी इक्वेशन दे रखी है 6y = x³ + 2, तो कोई पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव करता है, ये कोई पार्टिकल है और इसकी पोजीशन को हम x, y से डिनोट करेंगे, x, y इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को यानी कि वेरिएबल पॉइंट को डिनोट करते हैं, तो कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये पॉइंट्स आपको पता करने हैं, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट पॉसिबल है at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate, y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate, इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे कैसे, y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate, So dy by dt is equal to 8 into dx by dt. तो फास्ट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट इज चेंज, ये दूसरी इक्वेशन है। x y को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशंस की ही रिक्वायरमेंट है, तो इसमें दो रिलेशन दिए हुए हैं, एक तो इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, एक ये डेरिवेटिव की फॉर्म में दिया हुआ है, इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे,
तो ये 6 और y का डिफरेंशिएशन d by dt हो जाएगा। फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx dt और ये 2 का डिफरेंशिएशन 0। इसमें अब हम dy dt की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ये dy dt की ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये जाएगा 8 टाइम्स dx dt और फिर ये 3x स्क्वायर dx dt। तो ये dx dt कैंसिल हो जाएगा और x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 8 जा 48 डिवाइड बाय 3 दैट इज 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4। माइनस वैल्यू इसमें एक्सेप्टेबल है क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस x इज इक्वल टू 4 तो उससे y की वैल्यू मिलेगी और फिर आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू हो गई x क्यूब प्लस 2/6। इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए तो 4 क्यूब प्लस 2/6 64 प्लस 2 66/6 11 हो जाएगा और जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 4, 11 एंड दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। ठीक है, फिर दूसरे केस से भी ऐसे ही केस सेकंड x की वैल्यू -4 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -4 का होल क्यूब। इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए प्लस 2 डिवाइड बाय 6 -64 प्लस 2 -62/6 दैट इज -31/3। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -4, -31/3। ठीक है, तो एक आंसर ये पॉसिबल है 4, 11 और दूसरा आंसर -4, -31/3। Question number 14. Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. देखिए कोई सैंड जो है ना पाइप से गिर रहा है और इसके गिरने की जो रेट है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसमें से सैंड यानी कि रेत गिर रहा है और उसका रेट दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये किसकी वैल्यू है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब किस चीज की यूनिट होती है सर? वॉल्यूम पर सेकंड का रहेगा है ना। तो ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है। वॉल्यूम किसका? सैंड का। तो v किसको डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ सैंड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो पाइप से रेत गिर रहा है और पाइप से रेत के निकलने का जो रेट है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड यानी कि उसका वॉल्यूम इस रेट से बाहर आ रहा है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। अब ये जो सैंड है ये ग्राउंड पे जाके कोन की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो कोन है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये जो रेत कोन की फॉर्म में नीचे गिर रहा है दिस इज वेरिएबल और कांस्टेंट? सर वेरिएबल। वेरिएबल है क्योंकि जैसे जैसे रेत गिरता रहेगा वैसे वैसे इसकी डायमेंशंस चेंज होती रहेगी। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. तो ये इस तरह से बन रहा है कि जो हाइट ऑफ कोन है वो रेडियस का 1/6 है। तो इसमें दिया हुआ है हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। अच्छा, ये जो एडिशनल रिलेशन दिया हुआ होता है ये किस लिए दिया हुआ है? ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ होता है क्वेश्चन में अलग से, इसका यूज होता है अनवांटेड वेरिएबल को एलिमिनेट करने के। आपको h नहीं चाहिए तो h की वैल्यू डाल दीजिए, आपको r नहीं चाहिए तो r की वैल्यू डाल दीजिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा रिलेशन इसलिए होता है कि आप वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर सकते। तो पूछ रहे हैं कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। ये जो सैंड कोन है इसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है? dh dt रिक्वायर्ड है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी तब हमें इसकी वैल्यू पता है। तो अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझाया है और ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, दूसरे का पूछा है। तो हमें कौन कौन से वेरिएबल से मतलब है? तो देखिए v वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, हाइट का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। तो हमें वॉल्यूम और हाइट से मतलब है, इन दोनों के बीच में रिलेशन से मतलब है। तो वॉल्यूम और हाइट का रिलेशन होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन r भी वेरिएबल है तो ये अनवांटेड वेरिएबल r एक्स्ट्रा वेरिएबल है। उसी के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है कि जो वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सके रिक्वायर्ड वेरिएबल के टर्म्स में। तो ये r को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू 1/3 पाई
r की वैल्यू डाल देंगे 6h, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/3 पाई 6h का स्क्वायर हो जाएगा 36h स्क्वायर इंटू h, तो ये हो जाएगा 12 पाई h क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम और h का रिलेशनशिप आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो 12 पाई कांस्टेंट हो गया और h क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3h स्क्वायर dh क्यूब। तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dv dt की वैल्यू दे रखी है, dv dt कितना है 12 पाई इंटू 3 h की वैल्यू दी हुई है 4 और ये dh दी हुई है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर 60 48 पाई, तो ये हो जाएगा dh dt 48 पाई लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो 1/48 पाई, यूनिट क्या हो जाएगी, हाइट सेंटीमीटर में आएगी और टाइम सेकंड में, तो ये हमारा आंसर हो गया dh dt इज इक्वल टू 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, तो जो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स होता है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर स्ट्रेट लाइंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आर स्ट्रेट लाइंस, तो ये स्ट्रेट लाइंस की प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, और ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइंस होती है एफ्लिक्टेड टू अ कर्व, जो एक कर्व से रिलेटेड होती, एंड अ पॉइंट ऑन इट, एंड अ पॉइंट ऑन इट। ठीक है, तो आपको एक कर्व दिया हुआ होगा, उस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा होगा, वहां से आप टेंजेंट और नॉर्मल्स बनाओ। तो जैसे ये सपोज करिए कि कोई कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू fx, है ना, और ये कोई पॉइंट है h, k, आप इस पे एक टेंजेंट बनाते हो, तो टेंजेंट आप सभी समझते हो, 10th में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन नॉर्मल नहीं पढ़ा। तो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करते हैं। ये जो P पॉइंट है जिस पे आप टेंजेंट बनाते हो, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट भी बदल जाएंगी और उसके रिस्पेक्ट में नॉर्मल भी बदल जाएगा। तो देखिए कि ये जो y इज इक्वल टू fx है, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वेशन ऑफ कर्व। जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में, तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो कर्व को डिफरेंशिएट करने से स्लोप मिलता है टेंजेंट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, रिजल्ट x और y के टर्म्स में आएगा, तो वो xy का जो है जनरल स्लोप हो जाएगा, आप उसको किसी भी पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपको पॉइंट दे रखा है तो फिर आपको वो पॉइंट भी उस पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू डालनी पड़ेगी और y की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अब ये जो स्लोप है ये पर्टिकुलर हो जाएगा, so this is slope of tangent at h, k only। ठीक है, तो टेंजेंट के स्लोप के लिए आप कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो, पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टेंजेंट का स्लोप मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो टेंजेंट के स्लोप से हम नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो जो नॉर्मल है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन होती है कि उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल। आपने 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो उसमें परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन होती है m1 * m2 = -1।
तो टेंजेंट का स्लोप निकल चुका है, तो नॉर्मल का स्लोप भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप के लिए आप क्या करोगे, उसको रेसिप्रोकल कर दोगे और फिर माइनस साइन लगा दो, तो ये नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टेंजेंट का स्लोप है और नॉर्मल का स्लोप है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस कैसे निकालें? तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x। तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो m की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट डाल दीजिए। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप डाल दीजिए। x1 y1 क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये जो x1 y1 है, दीज आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज h, k। तो x1 y1 की जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो बड़ा आसान है, बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो अगर आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है, जिससे कर्व की इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशिएट करिए, पॉइंट पुट कर दीजिए, उस पर एक्स वाई की वैल्यू डाल दीजिए, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ये फार्मूला लगाइए तो नॉर्मल का स्लोप, और ये स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा सबसे आसान फार्मूला है। ये y1 और x1 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि h, k को डिनोट करेंगे। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप यूज करिए, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो नॉर्मल का स्लोप यूज करिए, क्योंकि पॉइंट तो दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है बेटा, नोट करिए बेटा। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हुआ होगा तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि h, k को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करना है तो आपको कितनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी? सर 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसमें 2 अननोन क्वांटिटीज है। तो वो 2 इक्वेशंस क्या होंगी? देखिए, जैसे ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू fx, तो जैसे कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू fx और इसके ऊपर एक पॉइंट ये p h, k है। तो देखिए, एक इक्वेशन तो ये जो पॉइंट p है ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो p जो पॉइंट है वो लाई करता है कर्व की इक्वेशन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y की प्लेस पे k आ जाएगा और x की प्लेस पे h आ जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन, यानी कि आप इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी h और k के टर्म। करेक्ट है बेटा? अब बात रह गई दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? तो जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इज फाउंड बाय यूजिंग कंडीशंस ऑफ स्लोप, कंडीशंस ऑफ स्लोप। तो आपको सेकंड इक्वेशन के लिए कोई ना कोई स्लोप की कंडीशन मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। जैसे पहले एक कंडीशन हो सकती है, कंडीशंस ऑफ स्लोप क्या क्या हो सकती है? पहली हो सकती है कि जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, लाइन यहाँ पे क्या हो सकता है? लाइन टेंजेंट हो सकती है या लाइन नॉर्मल भी हो सकती है। तो आपको दोनों में से कोई भी कंडीशन दी जा सकती है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस और नॉर्मल इज पैरेलल टू x एक्सिस। मैं दोनों के लिए लाइन यूज कर रहा हूँ। तो इसकी कंडीशन होती है कि जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका स्लोप 0 होगा। यानी कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, और नॉर्मल अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप 0 होगा। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। आप टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, उसको 0 के इक्वल रखोगे, तो आपको h और k में एक और इक्वेशन मिल जाएगी, जिनको सॉल्व करके आप h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी कंडीशन मिल सकती है कि लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है,
या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये कंडीशन दोनों में से किसी भी तरह से आपको दी जा सकती है। तो इसमें थीटा 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी में हम कैलकुलेशन नहीं करते, तो इसलिए स्लोप का रेसिप्रोकल यूज करेंगे, 1/m = 0। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है, यानी कि आपको दो लाइंस पैरेलल मिलेंगी, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। तो लाइन 1 अगर लाइन 2 के पैरेलल होगी तो इसका मतलब पहली वाली लाइन का स्लोप दूसरी वाली लाइन के स्लोप के बराबर हो, यानी कि m1 m2 के इक्वल। तो इसमें एक तो टेंजेंट होगी, एक कोई गिवन लाइन होगी, तो उनका स्लोप इक्वेट करना है, आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरा हो सकता है कि लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर, तो इसकी कंडीशन होती है m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन मिल सकती है। और फोर्थ हो गए, फिफ्थ है फिफ्थ कंडीशन आपको मिल सकती है कि लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स विद द एक्सिस। लाइन एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना, तो अगर लाइन एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगी तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, या ऐसे लाइन हो सकती है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हो सकते हैं। तो या तो एंगल 135 डिग्री बनेगा या एंगल 45 डिग्री बनेगा। और इस केस में जो स्लोप है ये 45 से तो tan 45 1 हो सकता है और 135 से -1 हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं स्लोप की। ठीक है, तो इन पांचों में से कोई एक कंडीशन आपको और मिलेगी, तो आप एक तो ये वाली इक्वेशन और इन पांचों में से कोई एक और इक्वेशन मिलेगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड स्लोप, हाउ टू फाइंड स्लोप, स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके मेथड्स है, जैसे अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ कोई लाइन है, आपको बताया हुआ है कि थीटा एंगल बनता है, तो इसका स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा से हम स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा है कि अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। और तीसरा है अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, जैसे लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है ax + by + c = 0, तो अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई है तब भी हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, m = -a/b। a किसको डिनोट करता है? कोएफिशिएंट ऑफ x को डिनोट करता है, और b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ y को डिनोट करता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप तो आप कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दूसरी लाइन दी हुई है तो इस तरह से आप उसका स्लोप निकाल सकते हैं। और कंडीशन नंबर 2 जो मिली थी, उसमें 5 कंडीशंस आपको दी थी, उससे आप स्लोप को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करिए, मैं अभी आपको एक एग्जांपल कराता हूं तो ये सब चीजें क्लियर होंगी। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बेटा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है आपको, और इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि h, k मिसिंग है, तो हमें इसमें दो इक्वेशंस बनाने की जरूरत है जिससे कि हम h, k को निकाल सकें। तो दो इक्वेशंस बनती है, एक तो कर्व की इक्वेशन को यूज करते हैं, हम इसमें h, k को पुट कर देंगे तो हमें h और k का एक रिलेशन मिल जाएगा।
और दूसरी इक्वेशन के लिए हम स्लोप की कंडीशन को यूज करते हैं। इसमें स्लोप की कंडीशन दी हुई है कि जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल है, तो यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालें? कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए, उसमें पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। कॉर्ड का स्लोप कैसे निकालें? 2 पॉइंट फॉर्म से y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कॉर्ड का स्लोप आ गया। कंडीशन को यूज करिए तो जो टेंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल है, कंडीशन आ जाएगी टेंजेंट का स्लोप कॉर्ड के स्लोप के इक्वल होगा। टेंजेंट का स्लोप 2h है, कॉर्ड का स्लोप 3, दोनों को इक्वेट करेंगे आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो k की वैल्यू आ जाएगी, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। टेंजेंट ऑफ स्लोप निकालने के लिए आप ये जो टेंजेंट का स्लोप है इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 × 3/2 3, यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हो गया 3। अब आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया y - y1 = स्लोप टाइम्स x - x2। तो ये जो h, k है ये x1 y1 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप इसको x1 y1 को ऐसे ही लिख सकते हो, y - k = स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x - h। बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी।